students, welcome to Legal Edge After College. I am Neelam Kejriwal, Academic Coordinator for Legal Edge After College. So, हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे थे, हमने उसमें प्रोविजंस देखे, डॉक्ट्रिन्स देखे, जजमेंट्स देखा, रीसेंट जजमेंट्स देखा, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे डिफरेंट एलएलएम एग्जामिनेशन के। तो अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हमारी प्रिपरेशन थोड़ी तो ट्रैक पे पहुंची है, एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हम कर लेंगे, राइट? तो अब हम बात करते हैं आज के इस वीडियो में, दिस इज अ फाइनल क्लास ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो जाएगा एंड विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू सब्जेक्ट। सो आज का क्लास है अबाउट रिवीजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है हम उसको रिवाइज करेंगे, समराइज करेंगे और ये देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक बहुत ही ये इट इज अ माइनर पेपर, बट जैसा कि हमने 2021 एंड 2020 का पेपर देखा था, सो इस पेपर में हमेशा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चंस रहे थे। तो ऑल्दो इट इज अ माइनर एक्ट बट हम इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं दोनों एग्जाम्स में, 2020 के पेपर में एंड 21 के पेपर में, दोनों पेपर में हमारे पास क्वेश्चंस थे। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन और अ पैसेज इन 2022 एज वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पर आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेयर प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आप स्टार्ट कर सकते हो, बेयर एक्ट आप पढ़ लो, बहुत छोटा सा बेयर एक्ट है, आप इसका बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ लो, उसके इलस्ट्रेशंस पढ़ लो। इट वोंट टेक मच टाइम क्योंकि हमने एक बार सारी चीजें जो रिक्वायर्ड थी विद केसेस एंड एवरीथिंग डिस्कस कर लिया, तो इट वोंट टेक मच टाइम। बट आप एक बार पूरा का पूरा बेयर एक्ट पढ़ लो अलॉन्ग विथ इलस्ट्रेशंस एंड कमेंट्स। केस लॉज जो भी हमने डिस्कस किए आप वो सारे अच्छे से पढ़ के जाएंगे। एंड लैंडमार्क जजमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी चीजें डिस्कस हुई है इन दिस क्लास, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्लास में, उसमें लैंडमार्क जजमेंट्स हमने डिस्कस किए हैं। राइट फ्रॉम कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक टू लूप टेलीकॉम, जितने भी मतलब बीट करंट केसेस या फिर हमारे जो लैंडमार्क केसेस है, सब एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब हमने क्वेश्चन देखा था 2021 के पेपर में, बहुत सिंपल सा सेक्शन 4 पर से पार्टिया टिम्बर के केस से आया था एंड 2 पैसेजेस थे, अराउंड 12 क्वेश्चंस थे और बहुत इजी क्वेश्चंस थे। अगर आपको बेसिक नॉलेज होगा ना तो आप वो चीजें कर सकते थे अटेम्प्ट। चांसेस वर कि 12 में से आप अराउंड 10 क्वेश्चंस तो इजीली सॉल्व कर पाते इन 2021 का पेपर। एंड रीसेंट जजमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन एंड अराउंड क्वेश्चंस रीसेंट जजमेंट के अराउंड ही रहेंगे। तो जैसा कि हमने देखा है अभी रिसेंटली जो भी केसेस आए हैं जो हमने डिस्कस किए हैं अपने क्लासेस में, वो सारे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉन्ट्रैक्ट इन 2022 का पेपर। सो 2022 के पेपर में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन में से हमारे पास क्या क्या चीजें करने के लिए है, हमें बेयर एक्ट पढ़ना है, हमें उसके कमेंट्स, इलस्ट्रेशन, सारी चीजें पढ़नी है। लैंडमार्क केसेस जो हमने डिस्कस किया, बस क्या हेल्ड हुआ है वो ही रेलिवेंट है, जो हमने डिस्कस किया वो ही रेलिवेंट है, क्या हेल्ड हुआ है उतना ही। रीसेंट जजमेंट में आपको थोड़ा सा फैक्ट्स या डिस्कशन पता होना चाहिए, बट जो लैंडमार्क केसेस है उसमें क्या हेल्ड हुआ है, नाम पार्टीज का, दैट इज सफिशिएंट। रीसेंट जजमेंट्स में आपको पार्टीज के नाम के साथ साथ बाकी जो भी चीजें, इश्यूज क्या था, ऑबिटर क्या था, रेशियो क्या था, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट थी। तो एक बार देख लेते हैं कुछ लैंडमार्क केसेस क्विकली जो हमने डिस्कस किए। जैसे कि बैल्फर वर्सेस बैल्फर, यहाँ पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन डिस्कस हुआ था इन ऑर्डर टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, यहाँ पर कहा गया था कि आपने एक्सेप्ट किया बाय परफॉर्मिंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पॉवेल वर्सेस लेक्स में कम्युनिकेशन के बारे में कहा गया था कि कम्युनिकेशन हमें ऑफर को कम्युनिकेट करना चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को। भगवान दास जी केडिया में इंस्टेंटेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि टेलीफोनिक कॉल पे अगर कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो प्लेस क्या होता है उसके बारे में बात हुई थी। मौरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष में कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर इज वॉइड। लेस्ले आर वर्सेस शेल, इस केस में कहा गया था कि 3 प्रिंसिपल्स बताए थे फॉर रेस्टिट्यूशन एंड अयोध्या प्रसाद के केस में इसका व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट किया गया था। लास्ट इज टाइलर वर्सेस क्लैडवेल, तो इस केस में यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो परफॉर्मेंस फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता है, उसके बारे में बात हुई थी। और क्या जो लैंडमार्क केसेस थे हमारे वो देख लेते हैं। सो अगेन वी हैव रॉबिन्सन वर्सेस डेविंसन,
तो रॉबिन्सन वर्सेस डेविंसन में कहा गया था कि अगर डेथ या इलनेस होती है पार्टी की एंड वहां पे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स पर्सनल स्किल्स ऑफ द पार्टी, तो उस सिचुएशन में भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। क्रेल वर्सेस हेनरी में यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो गया था कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि पर्पस डिफीट हो गया था, जिस ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ था वो डिफीट हो गया था, कोरोनेशन वाला। देन भूतलिंगा एजेंसी वर्सेस वीटीसी पुरास्वामी, यहाँ पर गवर्नमेंट या लेजिस्लेटिव पॉलिसी चेंज होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हुआ था। सचिंद्र नाथ वर्सेस गोपाल चंद्र, यहाँ पर कोर्ट ने कहा था कि हम कंपनसेशन से अपना लॉस्ट प्रॉफिट नहीं ले सकते। कंपनसेशन का मतलब होता है या कंपनसेशन का पर्पस है टू कंपनसेट, ना कि आपने जो प्रॉफिट खोया है वो आपको देना। नेक्स्ट इज हेनरी बे स्टीम बोट कंपनी वर्सेस हल्टन। तो इस केस में कहा था कि अगर दो ऑब्जेक्ट है उसमें से एक ऑब्जेक्ट का परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल तो भी दूसरा ऑब्जेक्ट परफॉर्म होगा। एक ऑब्जेक्ट अगर इम्पॉसिबल हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। राजा ध्रुवदेव वर्सेस हरिमोहिंद्र में एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहा गया था कि एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होता है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट होता है। हार्डले वर्सेस बेक्सेंडर में जनरल डैमेज और स्पेशल डैमेज के बारे में डिस्कस किया गया था। एंड लास्टली डनलप फ्यूनेमेटिक टायर लिमिटेड वर्सेस न्यू गराज एंड मोटर कंपनी लिमिटेड, इस केस में कंपनसेशन और पेनाल्टी में डिफरेंशिएट किया गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कब कंपनसेशन होता है कब इट इज अ पेनाल्टी। अब कुछ लेटेस्ट जजमेंट जो हमने डिस्कस किए थे अपने क्लासेस में वो भी देख लेते, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते कि लेटेस्ट जजमेंट में क्या क्या चीजें थी एंड क्या क्या चीजें हमने डिस्कस करी थी। जस्ट अ क्विक रिवीजन। तो कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स जो हमने रिसेंट के 2022 के एंड 21 के डिस्कस किए थे वो भी मैं एक बार आपसे रिवाइज करवा देती हूँ। सो इट इज श्रीपति लाखू मेन वर्सेस द मेंबर सेक्रेटरी महाराष्ट्र वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई पार्टी अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने से मना करता है तो दूसरे पार्टी के पास राइट होता है या तो ब्रीच के लिए सू करने का या कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड करके क्वांटम मीरट के लिए सू करने का। ये सारे टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं क्लासेस में। जीटी गिरीश वर्सेस वाई सुब्बाराव, यहाँ पर डिस्कशन हुआ था कि सेक्शन 23 ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन अनलॉफुल, यहाँ पर फॉरबिडन बाय लॉ में सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन भी फॉल करता है बिकॉज सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन को अथॉरिटी ऑफ लॉ के अंदर बनाया गया है। देन लूप टेलीकॉम ट्रेडिंग लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पर बात हुई थी रेस्टिट्यूशन की और ये यहाँ पर यूज किया गया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन दैट इज पैरी डेलेक्टो एंड कहा गया था कि रेस्टिट्यूशन जब क्लेम कर रहा है पार्टी 65 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का तो वहां पर पार्टी शुड कम विदाउट हैविंग एनी रॉन्ग डन। मतलब कि अगर आप खुद में गिल्टी हो, पैरी डिलेक्टो सिचुएशन में द पार्टी हु इज क्लेमिंग फॉर रेस्टिट्यूशन इज गिल्टी इन इटसेल्फ, तो वो क्लेम नहीं कर सकता है रेस्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड वर्सेस एस कुमार एसोसिएट्स। तो यहाँ पर लेटर ऑफ इंटेंट की बात की गई थी और ये कहा गया था कि लेटर ऑफ इंटेंट एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता है। लेटर ऑफ इंटेंट खाली एक इंटेंशन एक्सप्रेस करता है पार्टी का कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे इसके बारे में। अनलेस एंड अनटिल पार्टीज क्लियरली ये बात बोलते हैं कि हमें लेटर ऑफ इंटेंट को एज अ कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करना है, देन letter of intent does not constitute a binding contract unless party ये clearly अपने action से या word से ये express करते कि they want to treat letter of intent as binding contract. Next is Oriental Insurance Company versus Sanjesh and another, यहाँ पर section 28 की बात की गई थी जहाँ पर restraint for legal proceeding को अगर कोई भी contract होता है which restrains legal proceeding right या फिर specified time के बाद extinguish कर देता है तो such kind of contract is void। तो यहाँ पर ये कहा गया था कि ऐसा जैसे जनरली ये कहा जाता है कि इंश्योरेंस लॉ एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है, तो यहाँ पर अगर आपने एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद अपना राइट टू क्लेम को एक्सटिंग्विश कर दिया था कि मेरा जो क्लेम फाइलिंग है वो एक्सटिंग्विश हो गया है डिस्पाइट द फैक्ट कि लेजिस्लेशन रिकॉग्नाइज करता है कि आप क्लेम फाइल कर सकते हो, कॉन्डोन हो सकता है डिले, तो उस सिचुएशन में एक्सटिंग्विश करना इज falling under the purview of section 28 and hence the contract is void. Next and last case is Padya Timber versus the Board of Trustee of Visakhapatnam Port Trust through its secretary। तो ये 2021 के पेपर में आया था एंड ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट, अगर मैं देखूं तो बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें हम बहुत बार पढ़ते हैं, लेकिन स्टिल इससे 2 पैसेजेस थे और हमने देखा था 12 क्वेश्चंस आए थे इन एंड अराउंड दिस केस ओनली, जहां पर
डिस्कस हुआ था सेक्शन 7 की एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड टर्म्स में होना चाहिए। अगर हमने टर्म्स वहां पे दूसरे डाले हैं तो उस सिचुएशन में हमने एक्सेप्टेंस नहीं दिया है, वो एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड एक्सेप्टेंस। सो दीज आर द केसेस जो अभी रेलिवेंट है आपके एग्जाम के लिए अलॉन्ग विद द लैंडमार्क केसेस, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस ही आते हैं रिसेंट केसेस से, बाकी फॉलो अप क्वेश्चंस रहते हैं जिसके लिए आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको केसेस पता होने चाहिए। सो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया हमारा डिस्कशन, हमने डिस्कस कर लिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जजमेंट्स एंड एवरीथिंग, रिवीजन भी हो गया। अब कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखते हैं, बट ये क्वेश्चंस हमने जो भी हमने अपने डिस्कशन किए इन ऑल द प्रीवियस 3 क्लासेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसके बेसिस पे, तो आई वांट यू पीपल टू आंसर टू सी कि आपको कितना समझ में आया है इस सेशन से, आपको कितना बेनिफिट हुआ है। अब आर यू इन अ पोजीशन टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस और नॉट? So let's see, and again I have another important news for you all. First 10 people who will give correct answer for the questions, उनको हम एक सरप्राइज गिफ्ट देंगे, गिव अवे देंगे, which will be very helpful in their LLM examination. So let's start with the question. So first question here is, in which of the following judgments Supreme Court ने discuss किया था status of letter of intent in the formation of valid contract? तो यहाँ पर question आपको समझ में आया कि यहाँ पर ये पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन से recent judgment में discuss किया था status of letter of intent in the formation of valid contract? तो first is Southeastern Coalfield Limited versus S. Kumar Associates, CPIL versus Union of India, Loop Telecom and Trading Limited versus Union of India, and last is GT Girish versus Y Subbarao. तो ये सारे केसेस हमने डिस्कस किए हैं। प्लीज टेल मी और आंसर इन कमेंट बॉक्स कि किस केस में लेटर ऑफ इंटेंट के बारे में, इसका स्टेटस क्या होता है, इंफॉर्मेशन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोर्ट ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट? तो इनमें से कौन सा एक वैलिड मोड नहीं है जिससे कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज होता है? तो फर्स्ट इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ये हमने देखा था कि अगर कोशिश की है परफॉर्मेंस करने की तो उस सिचुएशन में, बट किसी सिचुएशन की वजह से यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द परफॉर्मेंस, तो वहां पे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस होता है। नेक्स्ट इज ऑल्टरेशन, आपने मटीरियल टर्म्स को ऑल्टर कर दिया है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका डिस्चार्ज हो गया। नेक्स्ट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया है, वहां पर हमने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने से मना कर दिया है, तो उस सिचुएशन में भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा, इट इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन। तो ये सारे के सारे एक वैलिड मोड है डिस्चार्ज के अपने ऑब्लिगेशन के अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What are the obligations of person enjoying the benefit of non-gratuitous act? ये हमने पढ़ा था अपने क्लासेस में कि नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट के टाइम पर भी क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होता है। नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट में भी द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू कंपनसेट फ्रॉम देयर एस्टेट। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हम देखते हैं, द पर्सन एंजॉयड द बेनिफिट इज बाउंड टू मेक कंपनसेशन टू द प्रोवाइडर ऑफ गुड्स और सर्विस। द पर्सन एंजॉयड द बेनिफिट is not bound to make the compensation to the provider of goods and service. Next is, the person enjoyed the benefit has not asked for providing the goods and services and hence not bound. तो यहाँ पर correct answer होगा A. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केस टाइटल्ड एज हार्डले वर्सेस बेक्सेंडेल व्हिच इज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न लॉ ऑफ डैमेज स्टेट्स दैट। अब हार्डले वर्सेस बेक्सेंडेल में क्लास स्टेट किया गया था। फर्स्ट इज, कंपनसेशन इज नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस और डैमेजेस सस्टेन्ड बाय रीजन ऑफ ब्रीच। नेक्स्ट इज, इंजर्ड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू ऑर्डिनरी डैमेजेस व्हिच नेचुरली अरोज इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच ब्रीच। नेक्स्ट इज, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड लास्ट इज नन ऑफ द अबव। तो यहां पर ये बोल रहा है कि पहला ऑप्शन में कि कंपनसेशन इज नॉट गिवन फॉर एनी रिमोट, मतलब हम रिमोट या इनडायरेक्ट लॉस या डैमेज जो सफर किया जाता है उसके लिए कंपनसेशन नहीं देते हैं। नेक्स्ट है कि इंजर्ड पार्टी इज एंटाइटल्ड टू ऑर्डिनरी डैमेज जो कि नेचुरली अरोज हुआ है, जो सेक्शन 73 में हमने देखा था, एंड यूजुअल कोर्स ऑफ ब्रीच में जो एक रीजनेबल मैन्स के फोरसाइट का टेस्ट में हमने देखा था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये दोनों चीजें ही डिस्कस हुई थी हार्डले वर्सेस बेक्सेंडेल के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंडिक्टिव डैमेज। ये भी मैंने डिस्कस किया है
मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विंडिक्टिव डैमेज, एंड यहाँ पर से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। विंडिक्टिव डैमेजेस आर, these damages are in the nature of punishment, these damages are indicative in nature only, these are simple damages, and none of the above. So tell me the answer to this question as well, along with one point कि what do you understand by the term vindictive damage. So ये दो क्वेश्चन अभी तक आपको आंसर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in the case of his default is called. तो यहां पर ये पार्ट 2 से है, बट जैसा कि हमने 2020 और 21 के पेपर में देखा है, बहुत ज्यादा एम्फोसिस नहीं दिया गया है पार्ट 2 पे, तो हम बस एक बेसिक जान लेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गारंटी, एजेंसी, बेलमेंट एंड इंडेमनिटी। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मतलब होता है कि जहां पर यहाँ पे 3 पार्टीज होते हैं, एंड यहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर ए ने डिफॉल्ट किया बी को पैसे रिटर्न करने में या कुछ भी रिटर्न करने में, उस सिचुएशन में सी विल टेक गारंटी ऑफ ए एंड सी विल रिटर्न द अमाउंट टू बी। अगर यहाँ पे डिफॉल्ट होता है बाय ए टू रिटर्न द अमाउंट टू बी, तो उस सिचुएशन में सी गारंटी लेगा। तो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एजेंसी, जैसा कि हम जानते हैं, वन पर्सन परफॉर्म्स द एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। तो ये पर्सन हो गया प्रिंसिपल और ये पर्सन हो गया एजेंट। जिसके बिहाफ में एक्ट आप कर रहे हो वो हो गया प्रिंसिपल, और जो एक्ट कर रहा है वो हो जाता है एजेंट। बेलमेंट का मतलब होता है कि हमने किसी एक पर्पस के फुलफिलमेंट के लिए गुड्स लिए हैं, एंड वंस द पर्पस इज फुलफिल्ड, तो या तो हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे गुड्स को रिटर्न करके, या इन द मैनर जो कि हमें बताया गया है। तो दिस इज द पर्पस ऑफ बेलमेंट। नेक्स्ट इज इंडेमनिटी। तो इंडेमनिटी में हम क्या करते हैं, इंडेमनिटी में एक पर्सन दूसरे को इंडेमनिफाई करने के लिए बोलता है कि आई विल इंडेमनिफाई यू फॉर एनी लॉस दैट यू विल सफर बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स दैट यू आर डूइंग। मतलब ए ने अगर बी के कहने पे कुछ किया है एंड उसके वजह से ए को कोई लॉस हुआ है, तो ए या फिर ए उस सिचुएशन में विल कंपनसेट, विल गेट इंडेमनिफाइड। सपोज ए ने बी के कहने पे कुछ किया, लॉफुल थिंग किया, एंड उस सिचुएशन में ए सफर्ड अ लॉस, तो उस सिचुएशन में बी विल कंपनसेट और इंडेमनिफाई ए फॉर द लॉस सफर्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट इज कॉल्ड। तो ये हमने देखा कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये हमने पढ़ा है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो यहाँ पर ऑप्शंस है कि डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन में मीन, इसमें से क्या मीन कर सकता है, द पोजीशन इन विच he would have been had there been performance not breach of contract to put the injured party in the same position. Next is to compensate for the pecuniary loss which naturally flows from the breach. तो यहाँ पर doctrine of restitution का इन तीनों में से क्या मतलब है, आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। we'll get back to you with the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A unilateral mistake resulting from fraud मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसा कि हम जानते थे कि यूजुअली यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है, बट यहाँ पर यूनिलैटरल मिस्टेक किस वजह से हो रहा है, फ्रॉड की वजह से। तो इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल। ये वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिसके साथ फ्रॉड कमिट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिजल्ट ऑफ नोवेशन इज। नोवेशन का क्या रिजल्ट होता है, नोवेशन से कॉन्ट्रैक्ट पे क्या फर्क पड़ता है। So options यहाँ पर है, the parties can fall back upon the old contract, damages were to be awarded on the terms of old contract, the original contract is discharged and the need not be performed। तो यहाँ पर नोवेशन से क्या होता है कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट कर दिया था दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से, तो यहाँ पर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है और उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। सो करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the finder of goods does not return the goods to the true owner। मैं फाइंडर ऑफ गुड्स हूं, मैंने गुड्स रिटर्न नहीं किया ट्रू ओनर को, तो द फाइंडर ऑफ गुड्स बिकम्स गिल्टी ऑफ। तो जैसा कि अभी आपकी क्रिमिनल लॉ की भी क्लासेस चल रही है, आपने ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े, तो आप मुझे बताइए कि इस सिचुएशन में फाइंडर ऑफ गुड्स किस चीज के लिए गिल्टी होगा, एक्सटॉर्शन के लिए, थेफ्ट के लिए, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, या इन सभी के लिए। सो इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम आपको करेक्ट आंसर बताएंगे, एंड first 10 commenters will also get a surprise giveaway from us which will be very helpful for you in your LLM exam preparation. So this was the revision session.
अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका डाउट क्लैरिफाई करने की बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे। So today we came to an end with Indian Contract Act की क्लासेस। हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं आप उन सबको रिवाइज कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हमेशा क्वेश्चंस आते ही हैं। एंड अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि कोई टॉपिक पे आपको अगेन वीडियो चाहिए या रिविजन चाहिए या कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आप चाहते हैं कि हम फिर से कवर करें, तो डू लेट अस नो, विल कम अप विद अ वीडियो ऑन द सेम। एंड इन सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बीच में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मिस नहीं करनी है, दैट इज यूट्यूब के सर्च बार में जाकर लीगल एज आफ्टर कॉलेज को सर्च करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड हमें मोटिवेट करना है कि हम और ऐसे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।